आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिव तीर्थ पर महायुति की सभा विवादी, उद्धव गुट ने खाली कुर्सी और कम जनसैलाब के साथ किया वीडियो जारी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अन्याय का पहला शिकार बने सरदार पटेल, मोदी के नेतृत्व में बन रही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। मीरा भाईंदर मनपा चुनाव प्रभाग की 14 की हॉट सीट पर गरीब उम्मीदवार नरेंद्र की उम्मीदवारी बनी चर्चा का केंद्र। रायबरेली में 15 करोड़ की साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, शदाब अली सरगना के तौर पर तलाश में। उत्तर भारत में घने कोहरे से हवाई यातायात प्रभावित, दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें विलंबित। मुंबई के शिवाजी पार्क यानी शिव तीर्थ पर हुई महायुति की सभा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे गुट ने इस सभा के कई वीडियो जारी किए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। उद्धव गुट का दावा है कि आयोजकों ने कुर्सियों की संख्या कम रखी थी, इसके बावजूद भी मैदान पूरी तरह भर नहीं पाया। इतना ही नहीं, नेताओं के भाषण के दौरान कई लोग कार्यक्रम स्थल से उठकर जाते हुए दिखाई दिए। उद्धव गुट ने इस वीडियो के जरिए महायुति की जनसभा को फ्लॉप करार दिया है। साथ ही तुलना करते हुए कहा गया है कि हाल ही में हुई ठाकरे भाइयों की सभा के मुकाबले महायुति को जनता का प्रतिशत काफी कम मिला है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद महायुति की सभा की सफलता को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में कांग्रेस के अन्याय का पहला बड़ा शिकार वही नेता बने जिनकी स्मृति में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा के प्रति अपने सकारात्मक उद्गार जनवरी 1948 में लखनऊ और जयपुर की सभाओं में स्पष्ट रूप से व्यक्त किए थे। महात्मा गांधी ने भी संघ के अनुशासन और अस्पृश्यता निवारण के प्रयासों की सराहना की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चाहिए कि वे पूर्वाग्रह छोड़कर अपने महापुरुषों के विचारों का ईमानदारी से अध्ययन करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रातःकाल भी अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट बताया है कि सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने क्या किया था। अप्रैल 1946 में सरदार पटेल को लगभग सारी कांग्रेस कमेटियां कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाली थीं, वही जाके आगे भारत के प्रधानमंत्री बनते। परंतु जिन लोगों ने सरदार पटेल का हक छीना, उसके बाद सरदार पटेल को कभी सम्मान नहीं दिया और उसके बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, उनकी पार्टी ने क्या क्या किया, ये से पूछिए 2014 से पहले आपको कितने कांग्रेस के कार्यक्रमों में बैकग्राउंड में सरदार पटेल की फोटो नजर आती थी। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा प्रभाग क्रमांक 14 की हो रही है। 95 मानपा सीटों में यह प्रभाग सबसे अधिक चौराहे और कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण हॉट सीट माना जा रहा है। इसी प्रभाग से शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे गुट के पैनल में शामिल 4 उम्मीदवारों में एक नाम नरेंद्र मनोहर का है। नरेंद्र उपकर की उम्मीदवारी इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उन्हें मीरा भाईंदर मनपा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में सबसे गरीब प्रत्याशी बताया जा रहा है। चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथ पत्र के अनुसार उनकी कुल संपत्ति झुग्गी झोपड़ियों में बने 2 से 3 छोटे घरों की अनुमति कम कीमत के बराबर है, जिसके चलते उनकी सादगी और जमीनी छवि चुनावी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। राष्ट्रीय समाचार की टीम इस वक्त पहुंची है मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक 14 में। और आपको बता दें कि मुंबई सटे मीरा भाईंदर में जिस तरह से महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में जो सबसे पुअर कैंडिडेट कहेंगे, अगर सबसे एकदम हटकर गरीब उम्मीदवार, तो वो शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के जो नरेंद्र उपरकर हैं, जो यहाँ से चुनावी मैदान में खड़े हैं, नरेंद्र उपरकर, और ये उनके तमाम यहाँ पर समर्थक हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पिछले 25 सालों से लगातार ये बाला साहब की शिवसेना जो अब उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं, उस शिवसेना में कार्यरत हैं। नरेंद्र जी, 25 साल से आप यहाँ पे कार्यरत हैं, क्या कुछ आपने काम किया है और क्या कुछ आपकी मंशा है और जीत की कितनी उम्मीद है? के बाद हम लोगों ने जो पहले हमारे शिवसेना का नगर सेवक थे उनके साथ काम किया है, बाद में यहाँ के जो पदाधिकारी वरिष्ठ हैं उनके साथ काम किया है। यहाँ की जो समस्या है, जो पानी की समस्या है
या नाले की समस्या, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीछे नेशनल पार्क का पहाड़ है, नेशनल पार्क के पहाड़ से पानी आता है। उसके लिए हम लोगों यहाँ के एक नाला है, वो नाले का पानी जो आता है वो पूरा बहाव जाता है, पूर्व परिस्थिति रहती है। इसके लिए हम लोगों ने नाला कंक्रीटीकरण किया है, उसके ऊपर हम लोगों ने स्लैब वगैरह डाला है, तो अभी करके 90% तो सेफ हो गया है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो कचरे का असुविधा था उसके लिए काम किया है। पानी की जो किल्लत थी उसके लिए बाजू में आप उसके वार्ड में पानी का टाकी हम लोगों ने बांधने का किया है। कमलेश नगर में जो जाने का रास्ता नहीं था, वो जाने का रास्ता हम लोगों ने करके दिया, मतलब जो प्राइवेट जगह पे से। उसके बाद में जो जो इधर काम हुआ है वो हम लोगों ने, मेरे सब सहकारी है उनके साथ में और हमारे जो वरिष्ठ है उनके आदेश से हम लोगों ने किया हुआ है। नरेंद्र जी, आपने एफिडेविट जो फाइल किए चुनाव आयोग के पास, 60 लाख की प्रॉपर्टी आपने बताई है। 60 लाख की प्रॉपर्टी में उसकी कीमत तो सिर्फ आपके मकान के हो गए, कुछ बैंक बैलेंस नहीं है? नहीं, बैंक बैलेंस मेरा कुछ भी नहीं है। आज आप भी देख सकते हैं, मेरा बैंक बैलेंस कुछ नहीं है। आज जो मेरा चौल में शायद रूम है आपका? चौल में मेरा, ये देखो, ये मेरा ऑफिस है और चाल में मेरा सिंगल रूम है मेरा, वहाँ पे मैं मेरी फैमिली रह रहा हूँ। स्कूल तो अपने इलाके में है ही नहीं है। सरकारी एक छोटा सा स्कूल देखा मैंने वहाँ पे। एक गवर्नमेंट का छोटा सा स्कूल है, लेकिन वहाँ पे सारी सुविधा नहीं है, 7वीं क्लास तक की है। हमारा इलाका जो है झोपड़पट्टी वाला है। जिस तरह से थोड़ा बहुत विकास होना चाहिए था, जिस तरह से अपने देश में बात, शुरुआत से ही हम शिवसेना के साथ में, शिवसेना का जो काम है वो संगठन का और समाज सेवा का काम है। हमारे उम्मीदवार जो है वो उद्धव ठाकरे गुट से है, जो 80% वह समाज सेवा है, और उन्होंने 25 सालों से किसी पद पे नहीं है, खाली समाज सेवा के नाम पे जो काम किया है वो काम की आप जानकारी लेंगे तो बहुत सारा काम किया हुआ है। हम ऐसे आदमी को जिता के देना चाहते हैं कि जो किसी पोस्ट में नहीं, किसी पद पे नहीं, तो इतनी समाज सेवा कर रहा है। कल अगर नगर सेवक जीत के आ गए, जितना ही जीत के आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव लाएंगे, उनमें वो क्षमता है। 100% उनकी। अस्पताल के लिए इमरजेंसी में आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है इस वक्त? अस्पताल जाना हो तो हमको नज़दीक तो नहीं, हाईवे क्रॉसिंग करके जाना होता है। मतलब टेम्बी हॉस्पिटल, टेम्बा हॉस्पिटल हो या किधर भी हो, यहाँ पे रोड की सुविधा है, एम्बुलेंस सही से नहीं आती है। हाईवे क्रॉसिंग का एक बहुत कंजेस्टेड इलाका भी। कंजेस्टेड है, मतलब जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं ना, ऐसे गांव जैसा ही है। इतनी कोई बड़ी सुविधा यहाँ पे है नहीं है। हम चाहते हैं कि हमको हमारे उम्मीदवार पे भरोसा है, गारंटी है कि वो किसी पद पे ना हो के इतना काम किया है। कल अगर नगर सेवक जीत के आएंगे तो 100% यहाँ पे वाकई में रास्ता निकालेंगे और लोगों को सुविधा दे देंगे, और हम विश्वास दिलाते हैं कि वो खरा उतरेंगे, 100% खरा उतरेंगे वो। महाजनवाड़ी, दहीसर, चेकनाका, मुंबई के सीमा पार ये इलाका आता है मीरा भाईंदर। आप लोग क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह से उपरकर जी ये 25 सालों से काम कर रहे हैं, जैसे गैस पाइपलाइन की बात कही, नाले की बात कही, पानी की सुविधा की बात की, आप लोग कुछ और चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट? जैसे आप लोग सभी हाउसवाइफ हैं, परिवार आप लोग ही संभालते हैं। पानी की समस्या है हमारे यहाँ ना। 6 महीना पहले बहुत गंदा पानी आता था, अभी थोड़ा ठीक आ रहा है, लेकिन स्मेल आता ही है अभी भी पानी का। और पानी के लिए हम लोग ने बीच में मतलब पत्रकार आए थे, उनको भी बोला था सब, लेकिन थोड़ी दिन अच्छा आया, वापस वैसे ही चालू है। बीच में यहाँ पे नजदीक हाईवे पे काम भी शुरू था पानी का कुछ? पानी का काम चालू था, अभी भी बोलते हैं पानी का काम चालू है, लेकिन ऐसे ही पानी आता है। और पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है और सबको परेशानी भी हो रही है, तबीयत भी खराब होता है, बुखार। आप बताइए क्या? बीच में अभी पानी आया था ना, तो वो जब पानी छोड़ा तो उसमें ना कीड़ा जो रहता है ना पानी का, वो भी आया था। तो उधर अपने बाजू में जो रहते सकपा मामा, उन्होंने इनको कंप्लेंट किया नरेंद्र ऊपर जी को, तो उन्होंने तुरंत नगर पालिका में ये करके फ़ोन करके उनको बुलाया साहब को और दिखाया, देखो इतना इतना कीड़ा है। और वो जो कीड़ा है ना वो इतना, मतलब जो बड़ा, हमने 2 दिन रखा था, 2 दिन रखा तो इतना बड़ा हो गया। तो हाँ, समस्या यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं नरेंद्र मेहता, जो पिछले कई सालों से, उनका एक बयान इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है कि नज़दीकी जो सूर्या डैम है वहाँ से पानी भरपूर 24 घंटे मिलेगा, लगातार मिलेगा, पानी की कमी नहीं होगी। इस पानी के जो इनको वीडियो वायरल हो रहा है नरेंद्र मेहता जी का, उसको लेकर क्या कहेंगे? वाकई पानी की किल्लत है या बार बार वो बयान देके इस मामले को दबा देते हैं? आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं करके 24 घंटा पानी आएगा, 24 घंटा पानी आएगा। पानी खाली 2 दिन 3 दिन के बाद, अभी पहले 1 दिन पानी नहीं आता था हफ्ते में, अभी 2-2 दिन पानी नहीं आता है।
हम लोगों ने यहाँ की पानी की किल्लत कम करने के लिए बाजू में टाँकी बांधा है, फिर भी अभी बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, पानी आने वाला है। कभी ये नेता श्रेय लेने को देखता है, कभी वो नेता श्रेय लेने को देखता है। इसके बीच में जनता की बहुत बुरी हालत हो रही है। पानी अभी बहुत कम आ रहा है और गंदा पानी आ रहा है। अभी हम लोग नगर पालिका में जाके उनको कंप्लेंट करते हैं तो आके खाली एक दिन करते हैं, बाद में वापस है वैसा ही है। इसके लिए पानी का बहुत बड़ा समस्या है इधर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो चुनावी पूरा माहौल है जल्द ख़त्म हो और नतीजे आपके लोग के सामने आए और आपकी जो इच्छा है उसमें आप सफल हों। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मीरा भाईंदर। रायबरेली से देश भर में सक्रिय साइबर अपराधियों के नेटवर्क का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि साइबर ठगी के करीब 15 करोड़ रुपए रायबरेली जिले में खोले गए विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। आरोप है कि गिरोह फर्जी फर्म रजिस्टर कराकर गरीब लोगों के नाम पर खाते खुलवाता था और इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम खपाने में किया जाता था। 9 राज्यों से भेजी गई रकम रायबरेली के खातों में पहुंची है और सूत्रों के अनुसार मिर्च कारोबार से जुड़े शदाब अली का नाम इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में बताया जा रहा है, जो देश के साइबर अपराधियों के साथ मिलकर इस खेल को अंजाम दे रहा था। पुलिस अब तक गिरोह को शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि शदाब को गिरोह का मुख्य सरगना बताते हुए उसकी तलाश में साइबर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जांच में मिर्च की आड़ के बहाने साइबर अपराध से जुड़े तार सामने आए हैं, जिसमें रायबरेली समेत 9 राज्य शामिल बताए जा रहे हैं। मुकदमा अपराध संज्ञा 3/25 लिखा गया था, जिसके क्रम में विवेचना में पता चला कि जो अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा ट्रेडिंग के नाम पर कई खाते खुलवाए गए थे, जिनके अंदर साइबर फ्रॉड का पैसा आता था। करीबन 15 करोड़ के ट्रांजैक्शंस मिले हैं। उसी क्रम में आज साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा राज सिंह भदौरिया और सुधांशु सौरभ श्रीवास्तव को नियमानुसार गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। सोनभद्र पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से मुंबई ले जा रहे आयशर डीसीएम वाहन से कुल 44.5 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.10 करोड़ रुपए है। एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने हथवानी मोड़ पर वाहन को रोककर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया और वाहन भी जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जिले भर में संदिग्ध वाहनों की संघ जांच अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। सोनभद्र जनपद की एसओजी टीम एवं थाना हाथीनाला द्वारा एक भारी मात्रा में अवैध गांजा को बरामद किया गया है। घटना अगर देखी जाए तो 11 तारीख को ये सूचना मिल रही थी कि एक ट्रक जिसका नंबर TG 13T1226 तेलंगाना का ये रजिस्टर्ड ट्रक है, डीसीएम वाहन है। इसमें उड़ीसा की ओर से ये आ रहा है, इसमें शीशा लदा हुआ है और ये फिरोज़ाबाद की तरफ जा रहा है। और मुखबिर द्वारा ये भी सूचना दी गई थी कि इस ट्रक में हो सकता है अवैध गांजा लेकर के आया जा रहा हो। जैसे ही ये ट्रक थाना हाथीनाला क्षेत्र में आया, एसओजी और थाना हाथीनाला पुलिस टीम ने इसकी घेराबंदी करी थी। इसको जब चेक किया गया तो इसमें लगभग 4.5 कुंटल के आसपास ये इसमें नाजायज़ गांजा बरामद हुआ है। टोटल देखा जाए तो 442 किलोग्राम से अधिक का ये गांजा है। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। इसमें एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। देश में सोने और चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है। जनवरी में दोनों कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2,883 रुपए से बढ़कर 1,40,005 रुपए तक पहुंच गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। इससे पहले 29 दिसंबर 2025 को सोना 1,38,161 रुपए से प्रति ग्राम 10 के उच्च स्तर पर था। वहीं चांदी ने भी नया कीर्तिमान बनाया है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 14,475 रुपए की छलांग लगाकर 2,57,283 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि इससे पहले 7 जनवरी को यह 2,48,000 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर थी। प्रमुख शहरों में भी सोने के दाम ऊंचाई पर बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर में उतार चढ़ाव और निवेशकों की बढ़ती मांग के चलते सोने चांदी में यह ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली है। दिन में ऑल टाइम हाई का रेट आया हुआ है दोनों मेटल में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। गोल्ड आज ट्रेड हो रहा है 14,45,000
पर 100 ग्राम्स प्योर गोल्ड का, जो ऑल टाइम हाई है। और आज सिल्वर में भी ऑल टाइम हाई 2,60,000 का रेट आया हुआ है पर किलो का, वो भी ऑल टाइम हाई आया हुआ है। वर्ल्ड वाइड और यूएस टर्म्स में देखें, डॉलर टर्म्स में, तो आज $4580 से गोल्ड ट्रेडिंग कर रहा है, जो वर्ल्ड वाइड हाई टर्म्स पे है। और सिल्वर आज $84 पे ट्रेड कर रहा है, वो भी ऑल टाइम हाई पे है। ओवरऑल देखिए तो माहौल वर्ल्ड वाइड जो माहौल बन रहा है, उसके हिसाब से दोनों मेटल में काफ़ी मजबूताई दिख रही है और आगे जाके भी ये रेट्स और आगे बढ़ेंगे वैसा दिख रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी समेत उत्तर भारत में छाए घने कोहरे का असर हवाई यातायात पर साफ तौर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण उड़ानों के संचालन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे की वजह से कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी विलंबित हो गई हैं, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। खराब मौसम के चलते उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है और एयरलाइंस यात्रियों को लगातार उड़ानों की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। साथ ही यात्रियों से समय से पहले हवाई अड्डे पहुंचने की अपील भी की जा रही है। मुंबई मनपा चुनाव में अंधेरी ईस्ट का वार्ड नंबर 80 इस बार खास चर्चा में है। यह वही सीट है जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और दिवंगत पार्टी कार्यकर्ता सुनील यादव से जुड़ी रही है। अब सुनील यादव की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बेटी दिशा सुनील यादव चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। दिशा यादव की एंट्री के बाद इस वार्ड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और मुकाबला भी और दिलचस्प माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से दिशा यादव बीजेपी और शिंदे सेना की साझा उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस दौरान वार्ड 80 में माहौल पूरी तरह दिशा यादव के पक्ष में नजर आ रहा है। प्रचार इतना मजबूत है कि उनकी जीत को लगभग एक तरफा माना जा रहा है। दिशा यादव अपने चुनावी अभियान में एक भी मतदाता का घर छोड़े बिना हर गली, हर मोहल्ले और हर परिवार तक पहुंच रही है। इसी मेहनत की तारीफ मतदाता ही नहीं बल्कि पार्टी के बड़े नेता भी खुलेआम कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के चीफ प्रवक्ता केशव उपाध्याय का इस पर क्या कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि हम हमेशा युवाओं के पीछे रहते हैं। हमने आपने देखा होगा मुंबई में हमने बहुत सारे जगह एक युवा चेहरे दिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से एक विकास की राजनीति करे। सुनील यादव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराना नेता था, कद्दावर नेता था और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत उन्होंने की थी। कोरोना काल में हमने उसका काम भी देखा था, बहुत मेहनत, सभी लोगों को वैक्सीनेशन और उसके पहले भी जो मदद लगती है सारी सुनील ने की थी। मुझे लगता है कि आज उसकी बेटी दिशा, हमारी बेटी है, वो आज बीजेपी के टिकट पे उम्मीदवार लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुनील जी ने जो मेहनत की है उसका सारा वो सब वहाँ की जनता याद रखेगी और दिशा के पीछे एक खड़ा रहेगी और बहुत ही भारी वोटों से दिशा को जिताएगी। दिशा खुद एक अच्छी पढ़ी लिखी नौजवान युवा है, तो डेफिनेटली वार्ड के डेवलपमेंट के बारे में उसके मन में बहुत सारे विचार है, इसलिए एक युवा चेहरा है और मुंबईकर उसको साथ देंगे। गौरतलब है कि मुंबई में वार्ड नंबर 80 एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां से सुनील यादव परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही दे चुके थे। दिशा यादव के पिता सुनील यादव इस क्षेत्र के नगर सेवक रहे, साथ ही वे अंधेरी ईस्ट वार्ड के चेयरमैन भी रहे और अपने कार्यकाल में कई अहम और जनहित के काम किए। खास तौर पर कोरोना काल में सुनील यादव द्वारा किए गए कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, पानी की समस्या का समाधान, रीडेवलपमेंट में मध्यम वर्गीय परिवारों की परेशानियों को दूर करना, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के प्रयास और गरीब छात्रों की शिक्षा में मदद, ये सभी काम आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। यही वजह है कि सुनील यादव भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कामों की वजह से वार्ड 80 की जनता उनकी बेटी दिशा यादव को बड़े पैमाने पर समर्थन देती नजर आ रही है। इस पर दिशा सुनील यादव, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, उनका क्या कहना है, सुनिए। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम दिशा संध्या सुनील यादव है। जैसे कि आपने कहा, मेरे पिताजी का जो उनके लिए प्यार है, जो उनके लिए सबके अंदर जो विश्वास है अभी तक की कायम है, वही उसी प्यार के रूप में मुझे 15 तारीख को बहुमत से आप सभी जितवाने वाले हैं। और वो जाने के बाद भी 4 साल जो मेरी माताजी ने जैसे ही काम किया है, उसी काम और मेरे पिताजी के सारे डिसिप्लिन और जो उनका पार्टी की तरफ जो लॉयल्टी है, मैं भी वैसे ही आगे काम करने वाली हूँ। जैसे ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी साख लगी हुई है इस सीट पर, जैसे मुर्जी पटेल जीते वैसे आप रेलिवेंट नाही, मी नाही बोलू शकत।
नहीं, लेकिन नहीं, सुनील जी को चाहते थे सीएम साहब वो, हाँ। तो उस तरह से आपको भी चाहते हैं कि आप भी जीत जाए। ज़रूर वो चाहते हैं, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी और महायुति से मुझे उम्मीदवारी मिल गई है वार्ड 80 से। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है, डे 1 से है, आज तक की वैसा ही रिस्पॉन्स है और जैसा प्यार उन दोनों को मिला है वही प्यार उससे ज़्यादा प्यार मुझे मिला है। दिशा यादव के प्रचार को लेकर इलाके में मतदाता भी खुलकर समर्थन जता रहे हैं और दिशा में उनके पिता सुनील की छवि देख रहे हैं। इस पर स्थानीय मतदाता और बीजेपी समर्थक का क्या कहना है, सुनिए। जिस तरीके से सुनील यादव ने इस वार्ड के लिए एक वाक्य कहा करते थे, मेरा वार्ड ही मेरा परिवार है, तो परिवार का आशीर्वाद कहीं वाया नहीं जाएगा। हो सकता है कि सामने वाले उम्मीदवार की डिपॉजिट भी चली जाए, इतनी उम्मीद है जी। आप क्या कहेंगे? कमल की विजय है। सुनील के कार्य जो सुनील ने काम किया था उसका फायदा मिलेगा बेटी को? मिलेगा, जरूर मिलेगा बेटी को फायदा। आप लोग कितना समर्थन दे रहे हैं वोटिंग के दिन? पूरा तरह समर्थन दे रहे, पहले से 20 साल। मेरा नाम सोनम भगवंत जी। सुनील जी बताइए कि सुनील यादव ने इस वार्ड के लिए बहुत कुछ काम किया था, आज उनकी लड़की चुनाव में खड़ी है, सीएम साहब का भी बहुत चहेता सुनील रहा है, कितना फायदा मिलेगा सुनील के कामों का? मैं फायदा नहीं बोल सकती, नहीं, काम का फायदा, उन्होंने काम किया है, वही मैं बात करती हूँ। फायदा नहीं मैं बोल सकती, उनकी मेहनत बोलती हूँ कि जो उन्होंने जो मेहनत की है 80 ऑड में, जो कोविड के टाइम, मैं एक ऐसी बात कर सकती हूँ कि ना नेता नहीं, एक सर्वसामान्य व्यक्ति बन के जो लोगों के साथ रहते हैं, उनकी समस्या समझ में लेते हैं, वही हम लोग का नेता है और सुनील भाई ने वही किया है, तो उसका फायदा उनकी लड़की दिशा यादव को होगा। और आप लोग क्या सुनील की छवि उसकी बेटी में देखते हैं? पक्का देखती हूँ, क्योंकि वो उनके साथ मतलब बड़ी हो गई और उनको तो सब मतलब मालूम तो है किसको, दिशा को। तो मेरे ख्याल से जो सुनील भाई का अधूरा स्वप्न है तो दिशा पूरी करने वाली है और इसलिए वो दिशा खड़ी है और ये अंदर ही को नया दिशा देने वाली ही दिशा है, तो पक्का बहुत मत से वो दिशा आएगी। प्यारी यादव। बताइए कि दिशा चुनाव में खड़ी है, किस तरह से देखती हैं? दिशा को तो मैं एकदम ऐसा लगता है कि हमारे सुनील भाई सामने मेरे खड़े हैं और जो सुनील भाई ने हमारे काम करके गए हैं तो हमको नहीं लगता कि कोई किसी ने किया। गरीब के साथ में रहकर हर एक गरीब के आंसू पोंछने का काम किए हैं और जो भी समाज मतलब तकलीफ था किसी का तो वो आंसू पोंछने का उनका काम था और सब व्यक्ति का खुश रखते थे। और ये जो भाजपा एक अब इंसान बोलते पार्टी नहीं, वो अपना एक परिवार समझते थे कि ये मेरा परिवार है और अपने लड़की के इतना अच्छा संस्कार दिए हैं कि छोटे बड़े को सबको मान सम्मान इज्जत और इतना अच्छे से वो काम कर रही है और हमें लग रहा है कि वो आगे चल के ही सुनील भाई के लक्ष्य पे चलेगी। तो काम सब व्यक्ति का कोई भी जाएगा ये नहीं देखेगी वो किस पार्टी से है, वो सबका काम करके देगी, मुझे ऐसा लगता है। दिशा मुझे लगता है 9-9.5 हज़ार का टारगेट से भी आगे जा सकती है, क्योंकि इस वार्ड में लगातार दिशा को जब से टिकट मिली है तब से लोगों की यही इच्छा है और सुनील जी के जो अधूरे काम पूरे करने के लिए दिशा यहाँ से पूरे भारी मतों से जीत के आएगी। और मुझे लगता है दिशा ने अभी आपसे कहा कि 80 मेरा परिवार है, जैसे उनके पिताजी ने बोला था कि 80 वार्ड मेरा परिवार है, वैसे ही दिशा काम करेगी और भारी मतों से जीत के आएगी। मतदाताओं और प्रचार कर रहे समर्थक कार्यकर्ताओं का उत्साह इस प्रचार अभियान में देखा जा सकता है। बता दें कि वार्ड नंबर 80 से उद्धव सेना और मनसे की साझा उम्मीदवार, साथ ही कुछ लोग अपक्ष भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन वार्ड 80 में इस बार मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। दिशा यादव हर घर तक पहुंच रही है और जनता का भरोसा उनके साथ नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में वार्ड नंबर 80 में सुनील यादव की विरासत और दिशा यादव की मेहनत ने मुकाबले को लगभग तय कर दिया है। अब देखना ये होगा कि मतदान के दिन ये समर्थन कितनी बड़ी जीत में तब्दील होता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से दिशा यादव बीजेपी और शिंदे सेना की साझा उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस दौरान वार्ड 80 में माहौल पूरी तरह दिशा यादव के पक्ष में नजर आ रहा है। प्रचार इतना मजबूत है कि उनकी जीत को लगभग एक तरफा माना जा रहा है।
दिशा यादव अपने चुनावी अभियान में एक भी मतदाता का घर छोड़े बिना हर गली, हर मोहल्ले और हर परिवार तक पहुंच रही है। इसी मेहनत की तारीफ मतदाता ही नहीं बल्कि पार्टी के बड़े नेता भी खुलेआम कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के चीफ प्रवक्ता केशव उपाध्याय का इस पर क्या कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि हम हमेशा युवाओं के पीछे रहते हैं। आपने देखा होगा मुंबई में हमने बहुत सारे जगह एक युवा चेहरे दिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से एक विकास की राजनीति करे। सुनील यादव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराना नेता था, कद्दावर नेता था और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत उन्होंने की थी। कोरोना काल में हमने उसका काम भी देखा था, बहुत मेहनत, सभी लोगों को वैक्सीनेशन और उसके पहले भी जो मदद लगती है सारी सुनील ने की थी। मुझे लगता है कि आज उसकी बेटी दिशा, हमारी बेटी है, वो आज बीजेपी के टिकट पे उम्मीदवार लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुनील जी ने जो मेहनत की है उसका सारा वो सब वहाँ की जनता याद रखेगी और दिशा के पीछे एक खड़ा रहेगी और बहुत ही भारी वोटों से दिशा को जिताएगी। दिशा खुद एक अच्छी पढ़ी लिखी नौजवान युवा है, तो डेफिनेटली वार्ड के डेवलपमेंट के बारे में उसके मन में बहुत सारे विचार है, इसलिए एक युवा चेहरा है और मुंबईकर उसको साथ देंगे। गौरतलब है कि मुंबई में वार्ड नंबर 80 एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां से सुनील यादव परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही दे चुके थे। दिशा यादव के पिता सुनील यादव इस क्षेत्र के नगर सेवक रहे, साथ ही वे अंधेरी ईस्ट वार्ड के चेयरमैन भी रहे और अपने कार्यकाल में कई अहम और जनहित के काम किए। खास तौर पर कोरोना काल में सुनील यादव द्वारा किए गए कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, पानी की समस्या का समाधान, रीडेवलपमेंट में मध्यम वर्गीय परिवारों की परेशानियों को दूर करना, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के प्रयास और गरीब छात्रों की शिक्षा में मदद, ये सभी काम आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। यही वजह है कि सुनील यादव भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कामों की वजह से वार्ड 80 की जनता उनकी बेटी दिशा यादव को बड़े पैमाने पर समर्थन देती नजर आ रही है। इस पर दिशा सुनील यादव, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, उनका क्या कहना है, सुनिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं लखनऊ। डिलीवरी पर अगर हम देखें तो ग्राउंड रिजल्ट क्या है, 2,37,000 करोड़ रुपए की लागत की 39% यानी 128 परियोजनाएं, इनमें से पहले ही तो बंद ही कर दो, पहले तो 8,11,000 करोड़ की 202 परियोजनाएं अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। यानी उसमें सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप उनकी क्वालिटी को भी और उसको टाइम बाउंड भी आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी अन्य अड़चनें थी सबको दूर करते हुए हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। सड़क, रेलवे में सर्वाधिक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक हब को भी बनाने में इसने मदद की है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन और इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो भी राज्य थोड़ी भी लापरवाही करेगा प्रोजेक्ट को लाने में, एनओसी प्रदान करने में, स्वाभाविक रूप से निवेशक दूसरी जगह जाएगा जहां उसको आसानी मिलेगी। और इन सभी अड़चनों को एक समय सीमा के अंदर, जिसमें पहले वर्षों लगते थे, उसको समेट के महीनों में करना, महीनों को दिनों में करना और फिर एक समय सीमा के अंदर उस प्रोजेक्ट को जमीनी धरातल पर उतार भी देना, ये उसकी प्रगति का आधार रहा है। यूपी में अगर हम देखेंगे तो 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रगति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट यानी 65 में से 26 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं, 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। प्रगति में प्रदेश में इंटर एजेंसी की बाधाएं दूर हुई हैं, यानी अलग अलग विभाग, जो मैंने पहले भी कहा कि राजस्व से जुड़े हुए मामले होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए मामले होते हैं, वन से जुड़े हुए मामले होते हैं, नगर विकास से जुड़े होते हैं, पंचायती राज से जुड़े होते हैं। प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा जब होती है तो उसके माध्यम से एक साथ सभी विभाग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके एक समय सीमा के अंदर इनका समाधान होता है। मजबूरियां
यानी जो भी मंजूरियां हैं, जो भी उसके स्वीकृतियां जारी होनी है, उसमें तेजी आती है। हाईवे, रेलवे, पावर, टेलीकॉम जैसे प्रोजेक्ट में तेज प्रगति इसके माध्यम से हुई है। और वास्तव में ये जो इशू रिजोल्यूशन की जो एक कार्रवाई है, यह एक सुशासन का भी मॉडल है। कुल 515 मुद्दे, जिनमें से 494 का समाधान इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है, यानी जिसको 96% आप कह सकते हैं। प्रगति के प्रोजेक्ट 287 प्रोजेक्ट में से 278 का समाधान यानी 97% इस पोर्टल के माध्यम से हमने उसके समाधान के लक्ष्य को प्राप्त किया है। उच्च समाधान दर और हमारे प्रशासनिक तत्परता और निर्णायक नेतृत्व की क्षमता को भी यह दर्शाता है। भाई, जब अलग अलग विभाग से जुड़े हुए मामले एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और सभी को एक दूसरे के सामने जवाबदेही तय होती है, एक ऑनरशिप होती है, तो उस समय तेजी के साथ उन मामलों को एक समय सीमा के अंदर निस्तारण करना होता है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा, बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़कर के अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है। और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है, और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब समयबद्ध तरीके से होता है तो वह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ ही विकास की गति को उतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी करता है। और प्रगति पोर्टल ने इस दिशा में एक बड़ी, जो 14 के पहले की जकड़न थी कि प्रोजेक्ट स्वीकृत तो होते थे लेकिन कभी पूरे नहीं हो पाते थे, आज हर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के साथ उसके कंप्लीशन की डेट भी तय हो जाती है कि कब इसको तय होना है। और उसमें जब हम लोग उसे रिवर्स उसकी प्रोग्रेस को देखने लगते हैं तो हमें वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज यही प्रोग्रेस आज हम सब इसके माध्यम से, प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष पीसी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी इस पीसी में मेरे साथ में हैं। आज की प्रेस वार्ता में विशेष रूप से गवर्नेंस के एक उस मॉडल के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में